अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुल्क में पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक बेयकीनी थी। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इंतखाबात को आगे बढ़ाकर सियासी इंतशार मजीद बढ़ा दिया है। पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील हुई थी, जिसके बाद आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। लेकिन गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, जिसके बाद मामला पहले लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल की तारीख दी थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिया था। लेकिन कल रात इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं है और अब इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक आईजी पंजाब ने अमन अमान की खराब सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने दहशतगर्दी के वाकयात का हवाला दिया और कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने में 5 माह लगेंगे। वजारत दाखिला ने कहा कि सिविल आर्म फोर्सेस स्टैटिक ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। सियासी रहनुमा दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन मुहिम में निशाना बनाया जा सकता है। वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क में माली मुआशी बहरान है। IMF की शराइत हैं, जिसके तहत फिस्कल डिसिप्लिन और खसारे के टारगेट्स मुतय्यन हैं। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान के लिए इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के लिए फंड्स देना मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए फंड जारी करना मुश्किल होगा। जबकि वजारत दिफा ने बताया कि फौज के बुनियादी फराइज में सरहदों और मुल्क की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुल्की हालात के बाइस इस वक्त पाक फौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं है। इलेक्शन ड्यूटी की सूरत में फौज क्विक रिस्पॉन्स मोड में दस्तयाब की जा सकती है। इलेक्शन में स्टैटिक मोड में ड्यूटी सर अंजाम देना मुमकिन नहीं है। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर पेरेस का बयान सामने आया है कि IMF वफाकी और सूबाई असेंबलियों के लिए एग्रीगेट टारगेट्स तय करता है और इन टारगेट्स में गुंजाइश होती है कि हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए फंड्स रख सके या इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इकदाम कर सके। यानी एक तरफ IMF ने यह वाजे कर दिया है तो दूसरी तरफ हुकूमत IMF प्रोग्राम का सहारा लेकर इलेक्शंस कराने के लिए फंड्स देने को तैयार नहीं है। मगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे पर 73 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर चुकी है। मंगल को 150 अरब रुपए के यूथ प्रोग्राम का ऐलान कर चुकी है। यानी जहां हुकूमत चाहती थी वहां 225 अरब रुपए की गुंजाइश निकाल चुकी है, मगर दावा कर रही है कि इलेक्शन कराने के लिए IMF प्रोग्राम में होते हुए पैसे नहीं हैं। हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि सिक्योरिटी सूरत हाल भी बहुत ख़राब है, इसलिए फौरी इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। मगर अहम बात यह है कि पाकिस्तान में 2008 और 2013 में जो इंतखाबात हुए वो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से बदतर हालात में हुए। तो सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत सिक्योरिटी सूरत हाल का सहारा लेकर इलेक्शन से फरार हासिल करने की क्यों कोशिश कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टडीज़ के जारी करदा डेटा के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल 2018 की सूरत हाल से कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज 2008 और 2013 से ज़्यादा बेहतर तौर पर तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में इलेक्शंस 18 फरवरी को हुए और सिक्योरिटी सूरत हाल उस वक्त बहुत ख़राब थी। इंतखाबात से 2 महीने पहले ही बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया था। अक्टूबर 2007 में पीपल्स पार्टी के जलसे में धमाके से 180 से ज़ायद लोग मारे गए थे। 2007 में ही लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था और TTP भी 2007 के आम इंतखाबात से 2 माह पहले वजूद में आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में 667 दहशतगर्दी के हमले हुए, जिसमें 1940 लोग मारे गए और सिर्फ जनवरी 2008 में 39 हमले हुए, जिसमें 459 लोग मारे गए। जबकि 2022 में पाकिस्तान में 380 हमले हुए, जिनमें 539 लोग मारे गए। जिसका मतलब है कि 2007 के मुकाबले में 2022 में दहशतगर्दी के नतीजे में होने वाली अमवात में 72% कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह 2013 में मई के महीने में इंतखाबात हुए, लेकिन इंतखाबात से पहले 2013 के इब्तिदाई 4 महीनों में दहशतगर्दी के 366 हमले हुए, जिसमें 1120 लोग मारे गए। और डेटा से पता लगता है कि 2013 में सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों का सबसे बड़ा निशाना थी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2013 के इलेक्शन अमल के दौरान 59 हमले किए और ये हमले उम्मीदवारों, इंतखाबी दफातर, रैलियों, अवामी इजलास और पोलिंग स्टेशन पर किए गए, जिसमें 119 लोग मारे गए थे। ANP, पीपल्स पार्टी, MQM और आज़ाद उम्मीदवार 2013 के इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों का सबसे बड़ा निशाना थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात में कोई शक नहीं कि दहशतगर्दों के हमलों में 2021 के मुकाबले में 2022 में 32% इजाफा हुआ, मगर यह सूरत हाल भी 2008 और 2013 की सूरत हाल से बेहतर है। और अगर 2022 में दहशतगर्दी के ट्रेंड का जायजा लिया जाए और 2018 से मुवाजना किया जाए तो 2018 में ज़्यादा लोग मारे गए थे। डेटा के मुताबिक 2018 में 579 लोग दहशतगर्दों के हमलों में मारे गए, जबकि 2022 में इनकी तादाद 539 थी। आज हुकूमती रहनुमा इलेक्शन आगे बढ़ाने की हिमायत कर रहे हैं और इसके लिए जवाब पेश कर रहे हैं, हालांकि पहले असेंबलियां तोड़ने और उसके नतीजे में इलेक्शन का चैलेंज देते थे।
बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। केपी के और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूँ कि देयर विल बी नो ज़िमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। अगर आपको लगता है कि उनका ये मार्च कामयाब नहीं होगा तो फिर आपने सुना कैसर साहब को कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से इस्तीफा देना, फिर वहां से इलेक्शन होकर दोबारा उनकी हुकूमत आना और अगले इलेक्शन उन्हीं की हुकूमत के मातहत होना, इस स्ट्रेटजी पर भी काम हो रहा है। तो ये नहीं है कि वो एक में नाकाम हो गए तो दूसरा एक हिकमत अमली नजर आ रही है कि उनके पास है और उस पर गौर भी मुसलसल हो रहा है। आप लोग कैसे हुकूमत कर लेंगे? देखिए, इमरान खान साहब को हमने कई दफा कहा है कि अगर आप वाकई इंतखाबात करना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान तरीका है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। वो भी हुकूमतें ये नहीं छोड़ना चाहते। पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर रद्दअमल देते हुए इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि अक्टूबर तक पंजाब के इंतखाबात मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन आइन से खुले इनहराफ का मुर्तकिब हुआ है। आज हर किसी को इस उम्मीद के साथ कि ये दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अदलिया और कानूनी बरादरी की पुश्त पर खड़ा होना होगा, क्योंकि आइन पर यह संगीन हमला अगर आज कबूल कर लिया जाता है तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खून हो जाएगा। हमने अपनी 2 सूबाई असम्बलियाँ इस उम्मीद पर तहलील की कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएंगे, जिसका हमारा दस्तूर वाज़ेह हुक्म देता है। हमने यह कदम फस्ताइयों के एक टोले को आइन से इनहराफ और कानून की हुक्मरानी से फरार के जरिए खौफ और दहशत का राज कायम करने की इजाज़त देने के लिए नहीं उठाया था। इस पर वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मेरी राय में एक बेहतरीन फैसला है, जबकि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-2 का आया था उसके हवाले से भी कहा कि वो 4-3 का फैसला ये मामला भी उठाया जाएगा। कहा जाएगा जी अदालती हुक्म की तौहीन हुई। अदालती हुक्म पे पहले भी एक इशू चल रहा है और ये अब जब दोबारा टेकअप होती हैं प्रोसीडिंग उसमें ये फिर आएगी कि आया जो बेंच था उसमें जो 2 जज साहबान की आरा पहले आई वो ऑर्डर का हिस्सा हैं, दीगर 2 जज साहबान ने उनसे कनकर किया, उसकी लीगल फेट क्या है और ये किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी। जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का वो करीने इंसाफ है, वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से एक बेहतर फैसला है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है और वफाकी वज़ीर कानून पर भी कड़ी तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल ही पटिशन दायर कर दी जाएगी। ये इस्तदा की जाएगी कि ये जो फैसला जो गैर आइनी भी है और सुप्रीम कोर्ट के एहतमाद के भी मुनाफी है, इसको सेटिसाइड किया जाए। 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन करवाया जाए। हमें मुकम्मल तौर पे यकीन है, एतमाद है अपनी अदलिया के ऊपर कि वो किसी सूरत के अंदर भी जो है आइन से इनहराफ नहीं होने देंगे। जल्द फैसला आएगा कि जो ऐलान कर दिया गया है जिस तारीख का, उसी तारीख को ये इलेक्शन करवाया जाएगा। इसलिए किसी सूरत में आपने अपनी कैंपेन नहीं रोकनी है। आज पूरा पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 5 मेंबर जो हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 का केस होना चाहिए। इससे पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन ये 5-6 आप हमें सिविलियन मिल गए हैं, इन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखेंगे आजम तारड़ साहब को अपना नाम डेविल्स एडवोकेट ही रख लेना चाहिए, शैतान के वकील हो गए हैं। ये तो अच्छा खासा आदमी था, हुकूमत ज्वाइन करने से पहले पता नहीं इसको क्या हो गया। आपको उस केस के ऊपर ऑब्जेक्शन है, आप नजरसानी लेके आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करने की शदीद मजम्मत की है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपने भी हवाला दिया। उस फैसले में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रही है, उनके 5 मेंबरान के खिलाफ कह रही है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, मगर उस फैसले के नुक्ता नंबर 15 में अदालत ने आइन के आर्टिकल 220 का हवाला दिया कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो है फेडरेशन की और प्रोविंसेस की, वो ताउन करेंगी इलेक्शन कमीशन के साथ ताकि वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सके। जब तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ ने कह दिया, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और फिर उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज, पंजाब पुलिस और साथ में वजारत ख़जाना, तो फिर इलेक्शन कमीशन की कैसे जिम्मेदारी है? कंटेम्प्ट लगेगी या कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगेगा वो हुकूमत पर लगेगा? जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। ज़रा थोड़ा सा ये मुलाहिज़ा फरमाइए कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के 218 क्लॉज 3 के तहत ये इंश्योर करना है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार आइनी इदारे की हैसियत से, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का डोमेन है कि वो इंतखाबात मुनक्कद करवाए और उसके लिए सारे इंतज़ामात जो हैं वो करे कि इंतखाबात गैर जानिबदाराना, शफ़ाफ़ और मुनसफ़ाना तरीके से हों और उनमें जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो गार्ड की जा सके।
इसको इंश्योर करने के लिए, जो कि स्पिरिट है असल में इंतखाबात की, और इसी वजह से आर्टिकल 224 बनाया गया जिसमें कहा गया कि केयर टेकर सेटअप्स होंगे और उसकी ये तरीक़ाकार होगा, और इलेक्शन कमीशन को 218 में जो इख्तियारात हैं उनके तहत ये सारा सिलसिला आगे चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम इदारों और एजेंसीज से इनपुट ली। आज जो मुल्क में सूरत हाल है, आपने बड़ा अच्छा किया इंट्रो में वो सारी बातें बताई कि दहशत गर्दी के वाक़यात जो हैं उनमें इजाफ़ा है, लेकिन 2013 और 2008 की निस्बत जो है वो सूरत हाल बेहतर है। नंबर एक ये है कि 2013 और 2008 में किसी एक शख्स की इना के ऊपर किसी एक शख्स के ज़ाती मुफाद के लिए कोई पीस मील असम्बलियाँ नहीं थी टूटी, बल्कि तमाम मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन हो रहा था। 2008 के इंतखाबात एक तवील मार्शल लॉ के बाद हो रहे थे, वो भी एक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए इंतहाई ज़रूरी थे। उनमें भी वैसे डिले आया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से, वो तकरीबन 2 माह 1.5 माह उसमें डिले हो गया। 2013 में सूरत हाल कुछ इसी तरह की थी और उसमें बहुत सारी जानों का ज़ियान भी हुआ। 8 में भी बहुत हुआ, लेकिन ये शर्त तो नहीं है कि हमने खून की होली खेल के इंतखाबात में जाना है, उसके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी ज़रूरी होता है। अभी जो ये सर्ज आई है, पिछली हुकूमत ने जो TTP से दोबारा मुआहदा किया और उनको ला के हज़ारों लोगों को आबाद किया, तो एक वेव है जिसमें इजाफ़ा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इन मामलात को सामने रखते हुए मुशावरत का आगाज़ किया और तमाम स्टेक होल्डर से रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने 218(3) के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। सेक्शन 58 ऑफ इलेक्शन एक्ट में जो मैंडेट दिया है उसका इख्तियार इस्तेमाल किया। सेक्शन 8 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसमें जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं उनको मद्देनज़र रखा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिलखसूस जो वर्कर्स पार्टी केस में इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा कि इंतखाबात के हवाले से ये इंडिपेंडेंट इदारा है, इसकी खुद मुख्तारी जो है वो अबाव बोर्ड हो और ये डिसीजन सारे जो हैं इलेक्शन कमीशन ने करने, और 5-0 के साथ उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए। दूसरी एक वजह जो मैं समझता हूँ इसमें, वो मौरूज़ी हालात भी हैं कि इस पॉलिटिकल हीट के अंदर जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं हैं, जहाँ पे अदालतों पे धावे बोले जा रहे हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर उस दिन जो हुआ, क्या कैमरे की आंख ने नहीं देखा कि किस तरह से गाड़ियाँ जलाई गई, पथराव किया गया। लाहौर में जो 2 दिन तमाशा लगा रहा, मगर जख्मी किया गया। दरअसल साहब आप बतौर वजीर कानून भी और बतौर वकील भी ये जो रीजन आप दे रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और इसके अलावा ये आप जो बता रहे हैं कि जी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये तो आप एक रास्ता खोल रहे हैं। फिर आइंदा कभी भी, पहले तो मुल्क में मार्शल लॉ आते थे, अगर कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ करना होगा, केयर टेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग करना होगा, तो वो इलेक्शन कमीशन से ताउन से इनकार कर देंगे और यही सारी की सारी वजूहात बता देंगे। पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इस वक्त टेररिज्म हो रहा है और टेररिज्म की वजह से, तो फिर तो आप वो जमहूरी हुकूमत बन रहे हैं जो इस मुल्क में मुस्तकबिल के लिए वो रास्ता खोल रहे हैं कि मार्शल लॉ नहीं भी लगेगा तो प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप हुआ करेगा। शाहजेब साहब देखिए, इलेक्शन कमीशन की तैनातियाँ भी जो हुई हैं वो एक जमहूरी और आइनी तरीके से हुई, और आपको पहले पता है कि पहली 3 तैनातियाँ जो हैं वो PTI ने उसमें पूरी कंसेंट दी। इलेक्शन कमिश्नर साहब उनकी तरफ से नामजद थे, 2 मेंबरान मुख्तलिफ जो जमातें हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक बलूचिस्तान से नामजदगी आई उनकी, जो उस वक्त फ्लोट किए गए नाम, और बाद की तैनातियाँ जो हैं उनमें से भी जो नाम खैबर पख्तूनख्वा से लिया गया है वो असद उमर साहब और परवेज़ खटक साहब ने पेश किया था मीटिंग में। फिर मीनवाइल नो कॉन्फिडेंस हो गया तो उसी नाम पे इत्तफाक हो गया। 5-0 से इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमारी नज़र में ये मुनासिब नहीं, और उनके सामने ये बात भी है कि इस वक्त मुल्क में अरब रुपए के खर्चे से मरदमशुमारी का आगाज हो चुका है, जो कि प्रोसेस जो है मगर साहब देखिए, इलेक्शन कमीशन इन वजूहात पर नहीं कह रहा है 5-0 से कि जी एक शख्स की अना की खातिर ये हो रहा है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते। वो ये भी नहीं कह रहा है कि क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते। वो तो वाज़ेह कह रहा है कि जी हमें IG पंजाब ने ये बताया, चीफ सेक्रेटरी ने ये बताया, सेक्रेटरी फाइनेंस ने ये बताया, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत खजाना ने ये बताया, जिसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं करा सकते। हालांकि इन सब की जिम्मेदारी है इनके आर्टिकल 220 के तहत कि ताउन करें। तो इलेक्शन कमीशन ये सब बातें नहीं कह रहा है। और जब आप कहते हैं अना की खातिर, तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 9 रुकनी बेंच में ये मामला उठाया था कि हमें ये भी देखना चाहिए कि असेंबलियां दुरुस्त तहलील हुई है या नहीं हुई है, मगर आपने देखा कि जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच का हिस्सा नहीं रहे थे, तो अदालत ने ये वाला नुक्ता भी नहीं उठाया। तो आप अदालत को कैसे मुतमईन करेंगे जब कल तहरीक इंसाफ जा रही है अदालत में?
मैं अर्ज़ करूँ, थोड़ा सा ये अदालत को भी देखना चाहिए इन मामलात को। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वकला पेश हुए, ये जो बातें मैंने आज की हैं, वो मंसूर अवान साहब जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की उस वक्त, उन्होंने ये बातें खोल के बयान की। और बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि बहसीयत पॉलिटिकल पार्टी ये ग्राउंड्स जो हैं ये बड़ी वैलिड हैं आपके जो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आधे मुल्क में पुरानी मरदमशुमारी पे हो, आधे मुल्क में नई मरदमशुमारी पे हो। 224 की स्कीम ये है कि केयर टेकर्स के होते हुए इलेक्शंस हों। पंजाब में इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उस टाइम के ऊपर जो कि 55% कौमी असम्बली की नशिस्तों वाला सूबा है, तो बाकी सूबों को तो ये तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि वहाँ की सियासी हुकूमत जो है वो इलेक्शंस को ओवरऑल करेगी, कंट्रोल करेगी रिज़ल्ट्स को। और फिर ये सिलसिला एक लामतनाही सिलसिला, ये हमेशा चलता रहेगा। आप कहते हैं कि 224 की एक क्लॉज को सिर्फ पकड़ लें 90 दिन वाली को, और बाकी सारी स्कीम जो है आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 224 और 224A में, उस सारी को भूल जाए। मेरी अदालत ने तो ये भी कहा, जब उन्होंने 63A की तशरीह करना शुरू की, उन्होंने वापस 17 पे गए जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का राइट था, और उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल पार्टी की अमानत है, इसलिए नो कॉन्फिडेंस में आप वोट अगर देंगे तो गिना नहीं जाएगा, जिसकी वजह से पंजाब में बहरान आया। तो देखिए, जब आप किसी मामले को डिसाइड करते हैं और बैठते हैं, तो फिर ये जो सारी इसमें इन्वॉल्व चीज़ें थी, या तो उस वक्त डिसाइड कर देते, उन्होंने मुनासिब समझा, उन्होंने कहा जी हम, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो, हम ये मामला इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं। हाँ, वो बेरेस्ट मिनिमम टाइम में डिसाइड करें कि वो इलेक्शन करवाएंगे, और उसके लिए वो गवर्नर और सदर से मुशावरत कर लें। गवर्नर को जब उन्होंने कहा KP को कि इन्होंने डेट नहीं दी, तो उनकी साथ में सरजनिश भी कर दी। लेकिन जब सदर साहब के बारे में कहा कि वो डेट नहीं दे सकते थे, उन्होंने KP में गलत डेट दी, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें भी देखनी चाहिए। अब रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन खुद तो नहीं थे करवाने, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप आइन और कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। उन्होंने शेड्यूल दिया। शेड्यूल देने के बाद जब उन्होंने स्टेक होल्डर से मुशावरत की, वो रीजंस उन्हें कन्विंसिंग लगी और उन्होंने 8 सफ़े का ऑर्डर पास कर दिया। सर, मगर इस ऑर्डर पर आप अदालत को कैसे, ये जो आपने हालात वाक़यात बताए हैं, चाहे वो 63A का फैसला हो या दूसरे मामलात हो, या फिर पहले 9 रुकनी बेंच बनना हो, फिर वो किस तरीके से 7 से 5 हो गया, अब आप आज कह रहे हैं कि वो तो फैसला ही 4-3 का है, हालांकि अदालत ने अपने फैसले के शुरू में लिखा है कि वो 3-2 का फैसला है, और आप रिव्यू में भी नहीं गए। मगर अब आप ये मामला भी एजिटेट करेंगे अदालत के आगे जाके कि जी नहीं, वो 3-2 का तो फैसला ही नहीं था। आप कैसे अदालत को मुतमईन कर लेंगे, जब आप जो हालात वाक़यात बता रहे हैं उससे नजर आ रहा है कि अदालत मुतमईन नहीं होगी? कैसे मुतमईन हो जाएगी अदालत इस मामले से, और क्यों कंटेम्प्ट नहीं लग रही होगी हुकूमत पर? पहली बात ये है कि ये डिसीजन हुकूमत का नहीं है शाहज़ेब साहब। हुकूमत तो, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन से कभी भागी नहीं है। जिस दिन भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात अनाउंस कर देगा, आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस किया, हमारे तमाम सूबाई असम्बली के हलकों से लोगों ने अपने नॉमिनेशंस जमा करवा दिए। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा 4 हलकों से उम्मीदवार हैं और 4 से उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। हुकूमत तो नहीं ना फरार हो रही, ये तो इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत ही के मामलात को सामने रखते हैं। हुकूमत ही फरार हो रही है। वैसे ही है कि मैं कहूँ कि जी मैंने शो करना है और जियो की इंतजामिया कहे जाके कर लो, उसके बाद कैमरा बंद कर दें, लाइट भी बंद कर दें, सैटेलाइट का लिंक भी हटा दें, और जियो की इंतजामिया कहे हम तो फरार नहीं हो रहे, हमने तो आपसे कहा था कि आप शो कर लें, मगर सब बंद कर दिया। आप वही कर रहे हैं, आप फरार नहीं हो रहे हैं, मगर वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत खजाना सबने मना कर दिया है। शाहज़ेब साहब, आप उस सूरत में ये तो कहेंगे कि इन्होंने गलत लाइट बंद की है, इन्होंने तारें खींच दी हैं, इन्होंने सिग्नल बंद कर दिए हैं, ये तो कहेंगे ना आप। आपने कहा कि मैं ये बात तो उठाऊंगा कि तार की और ये सारी बातें, तो सवाल उठ रहा है ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि जी IMF के प्रोग्राम में फिजिकल डिसिप्लिन चाहिए। IMF कह रहा है भाई हम एग्रीगेट टारगेट देते हैं, हम नहीं रोकते हैं हुकूमत को कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमोसिबिलिटीज है वो ना पूरी करे। 225 अरब रुपए का हुकूमत ने भी पैकेज अनाउंस किया IMF के प्रोग्राम में होते हुए, मगर आप इलेक्शन के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। कैसे अदालत सेटिस्फाई हो जाएगी इन तमाम बातों से? मैं अर्ज़ कर दूं, जो टारगेटेड सब्सिडी है वो लोगों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए दी गई है। जो इस वक्त इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से जिस तबाही के धाने पे हम खड़े हैं, और उसमें गुज़िश्ता हुकूमत की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं 4.25 साल की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। 150 अरब रुपए का यूथ प्रोग्राम भी है, उसमें लैपटॉप भी है, उसमें स्कॉलरशिप्स भी हैं, इलेक्शन के पैसे नहीं है क्योंकि IMF का प्रोग्राम है।
वो सर वो इसलिए कि उस डिस्पेंसेशन से भी आप जो नताइज हासिल करेंगे वो आपके सामने है। ये सर वो काम है जिसमें आपने एक दफ़ा 50-55 अरब लगाना है 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए, फिर उन्हीं 2 सूबों में जब दोबारा इलेक्शन होना है सिर्फ कौमी असम्बली का, तो फिर वो 40 से 50 अरब लगना है उस पर। और ये आप जो पैसे की अय्याशी है ये आप कर रहे हैं 3 महीने के फ़र्क की वजह से। मैं नहीं कहता कि ये ना करें, शायद ये इस हवाले से इसमें और बहुत सारी जहतें निकल आती अगर दीगर मामलात ठीक होते। अगर इलेक्शन कमीशन इज़ ऑफ द ओपिनियन कि इस माहौल में जो इंतखाबात है इसमें कैंडिडेट्स और सपोर्टर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स और इंतखाबी अमले की जानों का भी नुकसान का अंदेशा है, और जो अफवाज पाकिस्तान है वो भी अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से कासिर हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने दोनों बॉर्डर्स जो हैं उनकी ड्यूटीज़ के साथ साथ हम लोग ऑलरेडी काउंटर टेररिज्म की ड्यूटीज़ कर रहे हैं, यानी कि वॉर अगेंस्ट टेरर में भी एक्टिव हैं। रही सही कसर आपकी सेंसस ने निकाल दी। सेंसस का फ़ैसला तमाम जमातों ने एक मुआहदे के तहत किया था और तय हुआ था 2018 में, फिर आइनी तरमीम हुई 25वीं के 26वीं, जिसमें ये कहा गया कि ये इलेक्शन तो 2017 की सेंसस पे हो जाएंगे, लेकिन आइंदा आम इंतखाबात नई सेंसस पे होंगे जिसकी हल्का बंदियाँ होंगी और वो डिजिटल सेंसस होंगे। वो प्रोसेस अब तकरीबन उस ऑलमोस्ट हाफ वे है, 1 मार्च को शुरू हुआ है। आज हम सब पर अदालत मुतमईन हो जाएगी, कंप्लीट होते हैं बाय द मिड और लास्ट ऑफ। आप कॉन्फिडेंट है कि अदालत मुतमईन हो जाएगी तमाम मामलात पर? कल तहरीक इंसाफ अदालत जा रही है और अदालत का मूड जो है वो आपने देखा है, जो हालात वाक़यात आप बता रहे हैं वो अपनी जगह पर है 63A से लेकर अब तक के, तो आपको उम्मीद है कि अदालत सेटिस्फाई हो जाएगी? मेरे ख्याल में ये परसेप्शन अदालत के लिए भी बड़ी बहुत मैं समझता हूँ एक ऐसा लम्हा फ़िक्रिया है जिस पे अदालत को ख़ुद भी देखना चाहिए कि अगर अदालती फ़ैसले इस तरह से प्रेडिक्ट होने शुरू हो जाएं अदालती जो तारीख़ है उसके हवाले से, तो ये अदालत की जो गैर जानिबदारी और शफाफियत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। मुझे ये कवी यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जो आइनी खुद मुख्तारी और आज़ादी इंजॉय करता है और जो आइन ने उसको तकद्दस और तकरीम दी हुई है उसका यकीनन ख्याल रखा जाएगा। आर्टिकल 220 की बात रही तो ये इलेक्शन कमीशन का कुल्ली इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अगर समझता कि ये अवेसिव रिप्लाइज़ हैं, ये रिप्लाइज़ जानबूझ के दिए जा रहे हैं इलेक्शन को डिले करने के लिए, ये बददियानती पे बेस्ड हैं, तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 में बिल्कुल प्रोसीड कर सकता था। हम इलेक्शन कमीशन की उस रेट को बतौर हुकूमत मानते हैं, पीटीआई माने या ना माने, उन्होंने तो 10 रिटें की हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कंटेम्प्ट का इख्तियार कोई नहीं है, तो इस बहस में नहीं जाते। लेट दिस मैटर बी प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट, जो भी लेके जाएगा और वहाँ पे ये बातें होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल दयानतदारी से अपना ये मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ एक सियासत के तालिब इल्म के तौर पर, कानून को समझते हुए कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम अगर चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, आप इलेक्शंस बैक वक्त करवा लें, वरना फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये एक बहरानी कैफियत रहेगी कि 2 सूबों में सियासी हुकूमतें आ चुकी होंगी 4-6 महीने पहले इलेक्शंस के नतीजे में, और फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात में वो शोर मचा करेगा कि जी वो रेग हो गया, हुकूमती असर अब इसमें इस्तेमाल हुआ है, इन्फ्लुएंस हो गया, और जो हमने मेहनत करके हासिल किया, बरसों की मेहनत के बाद एक केयर टेकर्स का और पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात करने का जो हमारा सारा लीगल डिस्कोर्स है वो सारे का सारा धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर कानून हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, सियासी तौर पर क्या फॉल आउट होगा इसके पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले कानूनी बहस आपने देखी, सियासी तौर पर ये मामला किस तरफ जा सकता है। सीनियर साहब तो ज़कात सुहेल बड़ाई साहब जो इमरान खान साहब से गुज़िश्ता दिनों मिले वो हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ मुनीर फारूक साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, सियासी तौर पर आपके ख्याल में हुकूमत ने एक और गढ़ाई खोदा अपने लिए, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है और उसको बता दिया तमाम वजारतों ने कि जी नहीं ताउन हो सकता और इलेक्शन नहीं हो सकता, या फिर कहीं ना कहीं खान साहब भी बंद गली में गए हैं? मेरा ख्याल है कि खान साहब बंद गली में गए हैं। ये डीमोरलाइजिंग इफ़ेक्ट होगा क्योंकि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत के बहुत आला मकाम पर थे। अब 5 महीने बाद क्या होगा, इस दौरान क्या तब्दीलियां आएंगी, क्या क्या केसेस होंगे, कौन नाहल होगा,
ये सारा कुछ खान साहब को फेस करना पड़ेगा। ज़ाहिर है यही सेटअप रहेगा, यही हुकूमत रहेगी। और अगर किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंडोर्स कर दिया तो मेरा ख्याल है कि खान साहब के लिए ये इलेक्शन की जो पोस्टपोनमेंट है ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। ये हुकूमत के फ़ायदे में जाएगा और हुकूमत ने इसीलिए ये फ़ैसला किया है। भाई साहब, आप जो जुमला आप कहते हैं कि मकबूलियत के साथ साथ पाकिस्तान के हालात में कबूलियत भी बड़ी लाजमी होती है, उस फैक्टर की वजह से भी आप कह रहे हैं कि खान साहब के लिए 5 महीने मुश्किल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वो फैक्टर जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है कि अब जो बड़े फ़ैसले आ रहे हैं उसमें खान साहब को जो सीधा रास्ता है वो नहीं मिल रहा। और ख़ान साहब को बावजूद एहतजाज के, बावजूद इतनी रैलियां निकालने के, इतने पावर शो करने के, इसके बावजूद ऐसे लगता है कि उनका रास्ता जो है वो बंद है और उनको वो एक बंद गली में बंद है जितनी देर तक उससे नहीं निकलते। और उसके लिए उन्हें चाहिए कि कोई लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दें कि भाई मैं कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा, मैं कुछ आके वो नहीं करूँगा जो माजी में गलतियाँ करता रहा हूँ। इस तरह के मैसेजेस उन्हें देने चाहिए, लेकिन वो इस तरह के कोई मैसेज नहीं दे रहे। वो बल्कि ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं आके पुलिस वालों से बदला लूँगा, मैं आके एडमिनिस्ट्रेशन से बदला लूँगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये मैसेज गलत है, ये तो इंतकाम का मैसेज है। इंतकाम वाले को कौन आने देता है? ज़ाहिर है सब ये कहेंगे कि ये तो आके इंतकाम लेगा। तो मेरा ख्याल है खान साहब को अपने इस रवैये में चेंज लानी चाहिए। मुनीब, जब नवाज शरीफ का रास्ता रोकना था तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी, इमरान खान साहब भी और फिर एक अदालतों के फैसले भी, एक पूरा का पूरा हमें नज़र आता था, सिंक्रोनाइज थी सारी चीज़ें। इमरान खान साहब को बहरहाल अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। आपके ख्याल में ये फैसला, क्योंकि आप सियासत कानून दोनों को समझते हैं, दोनों पर नज़र रखते हैं, स्टैंड कर सकता है या खान साहब के लिए रिलीफ की गुंजाइश है अभी तक मौजूद? शाहजेब साहब, देखिए, हम प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकते कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करेगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट लग जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म घर जा सकते हैं। ये फार फेच्ड पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतना आसान नहीं होगा। साथ दूसरी बात जो भी जिस तरह मुराद साहब फरमा रहे थे, ये जहन में रखिए, कानूनी मामलात यकीनी तौर पर मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ सिंक्रोनाइज या हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। इमरान खान साहब के सामने जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिले, उन्होंने बाय ऑप्शन वो चूज़ किए हैं। उनको किसी ने घर से बुला कर नहीं कहा था कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को सबोटाज करें, उन्होंने बाय चॉइस किया था, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया था। आप कर दिया तो ज़ाहिर बात है सियासत के अंदर आप जो कदम उठाते हैं उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ती है। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे और वो किसी जगह रजिस्टर नहीं होगा। ये बात जब मैं करता हूँ तो बहुत से लोग तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसी बात है और ऐसे हक़ाइक़ हैं जो कि जुटलाए नहीं जा सकते। ये सबको पता था कि इमरान खान साहब पिछले साल के आखिर में क्या कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि लोगों ने सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन का मुजाहरा किया, लोगों को सुनना पसंद नहीं था, शायद रियलाइज करना पसंद नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब ने जो चूज़ किया है अपने लिए रास्ता, ये उन्होंने बाय ऑप्शन चूज़ किया था। और अब जो कुछ हो रहा है, तमाम तर मकबूलियत के बावजूद इमरान खान साहब को मसाइल दरपेश हैं। और जिस तरह वड़ायत साहब ने कहा कि अगले 5 महीने किसी ने नहीं देखे, किसी को 1 मिनट का नहीं पता कि आगे क्या हो जाए, तो अगले 5 महीनों के अंदर इमरान खान साहब का सियासी डिस्कोर्स क्या होगा? क्या वो सिर्फ लोगों को धमकियां और गालियां ही देते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि मुझे रोज मारने का प्लान किया जा रहा है? कम से कम मैं समझता हूं, अगर लॉजिकली देखा जाए तो इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता मारने का, कत्ल करने का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या रियासत के किसी इदारे के अंदर कोई एम्बिशन नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि इमरान खान साहब के लिए मामलात आसान नहीं है और इक़्तिदार तक रसाई भी बहुत मुश्किल है। भाई साहब, अगले 5 महीने में अगर नून लीग के पास और पीडीएम के पास कबूलियत भी हो तो ये ऐसा क्या कर लेंगे कि इन्हें मकबूलियत भी मिल जाए? 11 महीने की कारकर्दगी सामने है, आगे 4-5 महीने में भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कुछ डिलीवर कर सकते हैं, तो मकबूलियत कहां से ले आएंगे जो 5 महीने डिले किए? ये सही है कि पीडीएम को मकबूलियत ना मिले, लेकिन खान साहब को तो झटके लग सकते हैं। खान साहब को नाअहल करार दिया जा सकता है, खान साहब को जेल भेजा जा सकता है, उनके इलेक्टेबल्स पर असरअंदाज हुआ जा सकता है, उनके वोट बैंक पे असरअंदाज हुआ जा सकता है। और चाहे पीडीएम को वो सपोर्ट ना मिले, डीमोरलाइजिंग इफेक्ट जो है वो तो पड़ेगा कि जो आज ये समझ रहे हैं कि कल इलेक्शन होगा और हम परसों इक़्तिदार में होंगे, उनके इन इरादों को तो ज़ाहिर है बहुत ठेस पहुंची है कि अभी बहुत दूर है मंजिल
और इस मंजिल से बहुत कुछ क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें नाअहली भी शामिल हो सकती है, गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है, इलेक्टेबल्स को धमकियाँ भी शामिल हो सकती हैं, इलेक्टेबल्स का पीछे हटना भी शामिल हो सकता है। ये सारा कुछ होता रहा है माजी में, तो ये अब क्यों नहीं होगा? अब भी ज़ाहिर है उसी तरह की एस्टेब्लिशमेंट है और उसी तरह का सारा माहौल है। मुनीब, आपको भी लगता है कि खान साहब को नीचे लाकर शायद कोई चांस बने पीडीएम का? अपनी मकबूलियत बढ़ने का कोई चांस नहीं है यहाँ पर? कारकर्दगी अगर 5 महीने और भी मिल जाए इन्हें? मेरा नहीं ख्याल शाहजेब साहब कि हुकूमत को किसी तरह की कोई मकबूलियत मिलने जा रही है, क्योंकि जिस सियासी मंझधार और मुआशी मंझधार के अंदर इस वक्त ये हुकूमत फंसी हुई है, ये जोड़ तोड़ की हुकूमत है, बड़ी थिन मार्जिन के ऊपर खड़ी हुई है, हर किसी का अपना स्टेक है और हर कोई अपना स्टेक बचाने की भी कोशिश कर रहा है, अपनी फेस सेविंग भी कर रहा है, अपना फुट होल्ड भी ढूंढ रहा है। मुस्लिम लीग नून का सियासी कैपिटल बुरी तरह से बर्बाद हुआ है, एग्जॉस्ट हुआ है। क्या वो इतना आसान है रिक्लेम करना? मुस्लिम लीग नून की हालत ये थी कि जब वो अपोजिशन में थी तो बड़े आसानी से बाई इलेक्शन जीत रही थी, 80-90% बाई इलेक्शन के अंदर उनकी सक्सेस रेट था। लेकिन जिस बुरी तरीके से मुस्लिम लीग नून की लाइन पिटी है, बड़ा मुश्किल होगा ये सारा ग्राउंड रिकैप्चर करना, रीगेन करना, अपने वोटर सपोर्टर को यकीन दिलाना कि हम वाकई लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। ये जो डेस्परेट मेजर्स लिए जा रहे हैं, सस्ता आटा देने के, मुफ्त आटा देने के और रिलीफ पैकेजेस देने के, ये हुकूमत मजबूरी में कर रही है। ये आसान नहीं है और ये एक स्टेप करते हैं 2 स्टेप पीछे आना पड़ता है। लिहाजा मकबूलियत तो मुझे नहीं लगता इस वक्त मुस्लिम लीग नून के या पीडीएम के हक में है, बिल्कुल भी नहीं है। और मकबूलियत सिर्फ इमरान खान साहब ने ही हासिल की है जब से वो इक़्तिदार से निकले। बहुत शुक्रिया तज़िया, आपने सुना। एक और मामला है जिसमें हुकूमत फंसी हुई है और उससे निकल नहीं पा रही है, आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के दावे और वादे धरे के धरे रह गए हैं। आज IMF के वफ्द को पाकिस्तान से गए 40 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका है, क्योंकि अब IMF ने अवामी सतह पर वादे कर दिया है कि स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए दोस्त ममालिक की तरफ से फंडिंग की कमिटमेंट दरकार है। ये दावा भी दिसंबर से इसहाक़ डार साहब कर रहे थे कि सऊदी अरब से इजाफी फंड्स मिल जाएंगे, मगर वो भी मौसूल नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना, समझा जाए कि अब 40 दिन बाद कोई मुश्किल ही हो गया स्टाफ लेवल मुआहिदा, या फिर अभी भी कोई उम्मीद है, या हुकूमत कोई ऑप्शन भी देख रही है जिसकी कोई उम्मीद है? जी बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब साहब। पहले जो इनके 2 हफ्ते थे IMF की टीम की यहाँ से वापस जाने के बाद, लगता ऐसे था कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत संजीदा है और उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से जो IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाए और बोर्ड की मीटिंग भी हो जाए, पैसे आ जाएं। आपने देखा कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, मुश्किल तरीन फैसला था। गैस की कीमतों में इजाफा, उसके साथ इंटरेस्ट रेट में भी स्टेट बैंक ने इजाफा कर दिया 2 मार्च को। बाकी भी इस किस्म के इकदाम किए गए, रुपए की कदर को एक दफ़ा फिर मार्केट के ऊपर छोड़ा गया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे लग अब ऐसे रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान का भी जो इंटरेस्ट है वो एटलीस्ट कम होता जा रहा है। और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये वजारत ख़जाना से नहीं हो रही, ये हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, फ्यूल की जो सब्सिडी है, पेट्रोल सब्सिडी 50 रुपये फ़ी लीटर, ये मेरे से और आपसे ज़्यादा लेंगे और वापस मुझे ही शायद दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास 660 सीसी गाड़ी है तो आपको फ्यूल की सब्सिडी मिलेगी, और अगर आपके पास 1000 सीसी गाड़ी है तो 1000 सीसी वाला 660 सीसी वाले गाड़ी को वो फ्यूल की सब्सिडी दे रहा होगा, चाहे 660 सीसी वाले गाड़ी की जो उसकी वैल्यू है वो 1000 सीसी से कहीं ज़्यादा हो। तो इस किस्म की जो अनटारगेटेड फ्यूल सब्सिडीज है, ये सिर्फ फ्यूल का बात नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस सब्सिडाइजेशन की बात नहीं है, यहाँ पे असूल की बात है। दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के रिजर्व्स हैं वो $4 अरब के ऊपर है, बावजूद इसके कि चीन से हमने कोई $1.7 मिलियन का एक पुराना कर्जा वापस लिया है। और दुनिया ये देख रही है कि इनके जो टैक्स महसूलात हैं वो अपने अहदाफ से पीछे हट रहे हैं। और इन हालात के अंदर आप अनाउंस कर देते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ्री आटा स्कीम जिसकी 73 बिलियन लागत है, इन हालात के अंदर आप फ्यूल की सब्सिडी अनाउंस कर देते हैं। तो ये मुझे अब इनकी नीयत पे पहली दफ़ा शक होने लग पड़ा है कि अगर यही तरीका इनका जारी रहा तो फिर बहुत मुश्किल है कि IMF आपके साथ जो है वो किसी किस्म का प्रोग्राम मगर शहबाज, फिर ऐसी बातें उस वक्त हो ना जब या तो हमारे पास रिजर्व हो वो है नहीं, या फिर हमारे पास कोई मुतबादिल हो वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये कर क्या रहे हैं? क्या मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं? कोई मुतबादिल की उम्मीद है चीन से या किसी से? अच्छा, ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि जब आप इस किस्म की एक सोसाइटल अटेम्प्ट करते हैं सब्सिडीज देने की और IMF को नाराज़ करने की, ऐसे वक्त में आपके पास कोई प्लान बी होना चाहिए। जो मेरे इत्तला है अभी तक कोई भी प्लान बी इनके पास नहीं है।
और प्लान बी हो कैसे? जितने भी आपकी रीजनल कंट्रीज हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर फिस्कली जो है ना वो इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है, तो कोई आपके ऊपर क्यों ट्रस्ट करेगा? जो पाकिस्तान की नीड्स हैं वो शाहजेब साहब इतनी अब ज़्यादा हो गई हैं को कोई एक भी मुल्क, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरब हो, या कोई इदारा जैसे कि IMF है, वो अकेला पूरा नहीं कर सकता। तो इस किस्म की सुसाइडल अटेम्प्ट्स करना जब आपकी जेब में पैसे नहीं हो, जो अप्रैल से लेकर जून तक की नेट एडिशनल हमने नॉट एडिशनल जो नेट हमने रीपेमेंट करनी है फॉरेन लोन्स की इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, वो $4.1 अरब है। आपके रिजर्व्स में पड़ा हुआ है आज $4.25 अरब। इसके साथ आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो $3.5-4 बिलियन फिर भी रह रही हैं, बावजूद इसके कि आपने इंपोर्ट्स का गला घोंटा हुआ है। तो ये तो फिर बिल्कुल एक ऐसे पाथ के ऊपर चल पड़े हैं जहाँ पे लगता है कि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये एक के बाद एक जो हुकूमत वो गलती करने जा रही है, चाहे वो इलेक्शंस की गलती हो, ये IMF वाली गलती हो। अभी भी आज भी हुकूमत अगर करेक्टिव मेजर्स लेना चाहे तो ले सकती है। मैं ये बात बारहा कह रहा हूँ कि हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय IMF के, और हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय डेट रिस्ट्रक्चरिंग के। तो जितनी जल्दी ये हुकूमत अपने जो हकायक है इनको मान ले उतना ही अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल बता रहे थे शहबाज राना, हुकूमत की कोई सिम नज़र नहीं आ रही है, और जिस सिम में मुल्क जा रहा है हुकूमत नहीं लग रहा है कि उसे निकाल सकती है। IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा बार बार दावों के बावजूद अभी तक नहीं हो सका है। आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।